पर आप देखिए ये फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं। Q इक्वल टू सी वी, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्केयर या हाफ क्यू स्केयर बाई सी और यू हाफ क्यू वी। ये जो एनर्जी वाला फार्मूला है ना बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी वाला फार्मूला जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल होता है उस टर्म के हिसाब से आपने जो है एनर्जी वाले फार्मूले को अप्लाई करना है। अगर सी वी गिवन है तो यू इक्वल टू हाफ सी वी स्केयर अप्लाई कर लोगे, क्यू सी गिवन है तो हाफ क्यू स्केयर बाई सी अप्लाई कर लोगे, क्यू और वी गिवन है तो हाफ क्यू वी अप्लाई कर लोगे, और क्यू इक्वल टू सी वी ये रिलेशन तो बेटा आप लोग सभी जानते ही हैं। तो इन चारों रिलेशन को यूज करके अब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है ये सुनिए ध्यान से। टॉपिक हमारा ये है कि सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है और आप उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यू आर हैविंग ए कैपेसिटर और इसकी प्लेट में आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो इन बिटवीन। अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हम यहाँ पर दो चीज़ें मानकर चल रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको ये कहता हूँ जिस वक्त हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है तो सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। ये वर्ड ध्यान रखना भाई, सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर सप्लाई में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सप्लाई वही रहे जो आपने लगा रखी है। और दूसरा वर्ड आएगा सप्लाई डिसकनेक्टेड, सप्लाई डिसकनेक्टेड। तो एक्चुअल में हमने इसमें ये पढ़ना है कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर प्लेट के बीच में आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो एंड ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आप सप्लाई को नहीं हटाते तो क्या होता है वहाँ पर, और अगर आप सप्लाई को हटा देते हो तो क्या होता है। तो एक बात इंश्योर करना, जब आप सप्लाई को कनेक्ट रखते हो तो जो V है कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो सेम रहेगा। V विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये फिक्स हो गया कॉन्सेप्ट आपका। इन द सेम वे अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हो तो जो चार्ज वैल्यू है यानी कि Q वैल्यू दैट विल रिमेन सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ कनेक्ट होने से पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले मेरे पास चार्ज Q था और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज Q डैश, तो Q डैश इक्वल टू Q रहने वाला है जबकि V डैश इक्वल टू V रहेगा। इज इट ओके? ये बात आप लोगों को बेटा ध्यान रखनी है। नाउ द अनदर वन, व्हाट हैपन टू द कैपेसिटेंस। तो ये बात हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि जब हम एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो कैपेसिटी है आपकी वो K टाइम्स हो जाती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा उसका पूरा का पूरा रीजन जो प्लेट के बीच का गैप है वो डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है। C डैश इक्वल टू के सी। व्हाट इज K? K इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक जो आपने इसके बीच में डाला हुआ है। अगर आप यहाँ तक कुछ दो बातें क्लियर हो गई, सप्लाई रिमेन कनेक्टेड V सेम, सप्लाई डिसकनेक्टेड Q सेम। अब बात आती है बाकी फैक्टर्स की। व्हाट हैपन टू, देखो V और C पर तो बात आ गई, तो यहाँ Q देखो, Q पर क्या फर्क पड़ेगा। तो Q डैश इक्वल टू C डैश इंटू V डैश, Q डैश इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। C डैश तो हो गया आपका K इंटू C और V डैश V के बराबर है और C इंटू V ओरिजिनल चार्ज है, तो कहना इसे इट K इंटू Q। जस्ट चेक इट एवरीवन। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अगर किसी को कोई डाउट हो सो मैं आगे प्रोसीड करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सप्लाई कनेक्ट रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है और चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर आओ, देखो Q डैश और C डैश तो आपको पता लग गया कि Q डैश और C डैश क्या है। तो अब हम यहाँ पर V डैश के बारे में बात कर लेते हैं। तो V डैश इक्वल टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V इक्वल टू Q बाई C होता है। तो V डैश कैन बी रिटन एज Q डैश बाय C डैश। Q डैश तो वही का वही रहा और C डैश हो गया आपका K इंटू C। तो Q बाई C V हो गया, तो ये वैल्यू V बाई K हो जाएगी। यानी कि अगर आप सप्लाई को डिसकनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू K टाइम कम हो जाती है, यानी कि ये डिक्रीज कर जाता है। कैपेसिटी यहाँ भी बढ़ रही है, चार्ज विल रिमेन सेम, पोटेंशियल विल रिमेन सेम, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, चार्ज बढ़ता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी की। व्हाट हैपन टू द एनर्जी। देखो एनर्जी के ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए बेटा, एनी फॉर्मूला यू कैन सेलेक्ट। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट करो। देखो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो u डैश इक्वल टू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। अब आपको सर ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, वो इसलिए किया क्योंकि इसमें देखो v डैश सेम रहता है तो थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। हाँ v सेम रहेगा और c डैश बढ़ गया तो हाफ k इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई k इंटू यू, यानी कि एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर आओ तो u डैश इक्वल टू, अब फिर से अपनी मर्जी के हिसाब से देखो, इसमें q सेम रहता है तो मैं ऐसा फॉर्मूला यूज करूँ जिसमें q आता हो, हाफ q भी ले लो, हाफ q स्क्वायर बाई सी ले लो, हाफ q डैश इंटू वी डैश, तो हाफ q डैश विल रिमेन सेम यानी कि q, v डैश की वैल्यू v बाई के हो गई तो v बाई के, तो अगर आप इसको देखोगे तो हाफ q भी तो u हो गया तो ये वैल्यू हो गई u बाई के, मीन्स एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो जब सप्लाई कनेक्ट होता है, सप्लाई रिमेन कनेक्टेड होता है और डायलेक्ट्रिक आप डाल देते हो तो पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटी बढ़ती है, चार्ज बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है और सब कुछ k टाइम्स होता है, जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स होता है सब कुछ। जबकि सप्लाई डिस्कनेक्ट होने पर चार्ज वही रहता है, कैपेसिटी ने तो हमेशा बढ़ना है, डायलेक्ट्रिक के आने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको याद होगा फॉर्मूला E इक्वल टू वी बाई डी होता है, E इक्वल टू वी बाई डी होता है। अब यहाँ देखो सप्लाई डिस्कनेक्टेड में D, तो D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, वो तो यहाँ चेंज हो ही नहीं रहा, अब तो डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे E डैश इक्वल टू वी डैश बाई डी डैश, इस फॉर्मूले में इस पार्ट में बात कर रहा हूँ बेटा आपसे, तो E डैश इक्वल टू वी डैश बाई डी डैश, सो E डैश इक्वल टू वी डैश तो बदल के हो गया v बाई के इंटू डी डैश। तो यहाँ बात समझ में आएगी, ये वैल्यू भी आपकी E बाई के हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। जबकि आप इधर आकर देखो तो क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है जबकि डिस्टेंस भी अनचेंज रह रहा है, तो इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E डैश विल रिमेन सेम, यहाँ E में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है आपके वेरियस फैक्टर जिन पर हम बात कर। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला v बाई डी होता है। इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल k टाइम कम हो रहा है, तो v की वैल्यू k टाइम कम हो रही है, यानी कि v तो आपका v बाई के हो गया, जबकि जो d डैश है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसको आप d ही लिख लो। चलो अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा तो e की वैल्यू k टाइम कम हो जाएगी ना, देखो v बाई डी तो e के बराबर हो गया, तो e बाई के हो गया, तो e डैश की वैल्यू e बाई के हो गई। जबकि आप इधर देखोगे तो इधर v में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, d में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए e में भी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जब सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम कम होती है, जबकि सप्लाई कनेक्टेड रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। ओके, तो अब ये फॉर्मूले आपके साथ बन गए हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, मैं पहले ये फॉर्मूले थोड़े से साइड वाले पोर्शन में लिख देता हूँ, उसके बाद आपको वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बेटा, उसे देखिएगा आप सभी। ओके, अब मैंने ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको बेटा आपके सामने अपेयर होंगे, तो वहीं से न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। सो दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 2.8। अगर आपके पास बेटा बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन 2.8 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। अब मैं स्टेटमेंट आपके लिए रीड कर रहा हूँ बेटा, आप जब ये न्यूमेरिकल करो तो अपनी बुक अपने सामने रख लीजिएगा। एंड नाउ द स्टेटमेंट इज, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हर एक प्लेट का एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालिए अगर हम इस कैपेसिटर को, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर हम कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं
और साथ के साथ आपने चार्ज भी फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आल्सो। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द यू। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखिए अब आप लोग। तो इस क्वेश्चन में प्लेट एरिया आपको गिवन है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है और कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C = ε0 A/d। याद होगा बेटा आपको लास्ट लेक्चर में, एक लेक्चर पहले मैंने ये डेरिवेशन आपको करवाया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ε0 A/d। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ε0 की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। एरिया दे रखा आपको 6 × 10⁻3 और डिस्टेंस देखो मिलीमीटर है, इसके मीटर बनाओगे तो 3 × 10⁻3। 10⁻3 से ये कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे ये 2 हो जाएगा। तो वैल्यू ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 0 16 एक 17, तो 17.608 × 10⁻12 फैराड ये इसकी कैपेसिटी है। ये कैलकुलेशन आप आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जब कैपेसिटी निकाल चुके तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ Q = CV। तो Q = CV, तो आप यहाँ से Q निकाल सकते हो। देखो C की वैल्यू तो हुई 17.608 × 10⁻12 और V की वैल्यू हो गई 100। तो 100 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 17.608 × 10⁻10 कूलाम। ये चार्ज आ गया आपके पास जो इस कैपेसिटर पर स्टोर होगा। ओके, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.9 NCERT क्वेश्चन 2.9 ये है क्वेश्चन आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर मैं बात करूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है आपको, ये कहा गया कि इस कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला। वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स जिसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर। जो डाइलेक्ट्रिक आपने डाला है उसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आपको दे रखा है 6। थिकनेस 3 मिलीमीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये बताइए कि वेरियस फैक्टर पर क्या इफेक्ट होगा। मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज अ 3 मिलीमीटर थिक mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remain connected after the supply disconnected। मतलब आपने इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसकी थिकनेस 3 मिलीमीटर है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और आपने ये बताना है कि वेरियस फैक्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सप्लाई कनेक्ट रहे और सप्लाई डिसकनेक्ट रहे। देखो क्वेश्चन बन गया ना ये सप्लाई कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का। आपके सामने सिचुएशन है सर C, Q और U 6 टाइम्स हो जाएंगी। हाँ, C कितना हो जाएगा बेटा? 6 टाइम हो जाएगा। C तो दोनों केस में 6 टाइम हो जाएगा। देखो 6 टाइम्स हो जाएंगे सर। ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, तो कैपेसिटी आप जानते हो, जो कैपेसिटी है C डैश दैट विल बिकम इक्वल टू KC इन बोथ द केसेस। ये C है 17.6 लिख लेता हूँ मैं इसे इंटू 10⁻12 इंटू 6, तो इतने फैराड तो कैपेसिटी होगी दोनों ही केस में, सप्लाई डिसकनेक्टेड और सप्लाई कनेक्टेड के केस में। अब देखो बारी बारी से करते हैं। अगर सप्लाई कनेक्टेड रहती है तो वोल्टेज वही रहेगी, यानी कि V डैश की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। V कितना था 100 वोल्ट, तो ये हुआ 100 वोल्ट। व्हाट हैपन टू द चार्ज? चार्ज देखो K टाइम्स हो जाएगा, तो चार्ज ये था तो Q डैश इक्वल टू K इंटू Q, तो K वही 6 हो गया और Q की वैल्यू होगी 17.6 इंटू 10⁻10 और K की वैल्यू 6 होगी। बेटा आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने कूलाम आपका चार्ज आ जाएगा KQ। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट, यस सर। ये जो सिचुएशन थी ये थी सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अब सप्लाई डिसकनेक्टेड, जब सप्लाई डिसकनेक्टेड होगी देखो कैपेसिटी तो वही रहेगी, यानी C ये तो वैल्यू C डैश की एज इट इज रहेगी ना, चार्ज वही रहेगा। चार्ज पहले ये था तो Q डैश अब यही रह जाएगा, यही वैल्यू Q डैश रह जाएगी, राइट। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिखूँ बेटा इसे,
सो क्यू डैश आपका यही रहेगा, डिसकनेक्टेड का केस है। सी डैश वही का वही रहेगा, सी 17.6 इंटू 10⁻12 फैराड, सॉरी इंटू, मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा, रिमेंबर सी डैश वही नहीं रहेगा, सी डैश के टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई बाय 6 एफ इतने फैराड। क्यू डैश वही रहेगा जो पहले था, यानी कि 17.6 इंटू 10⁻10 कूलम। एंड व्हाट हैपेंड टू द वोल्टेज नाउ, वोल्टेज देखो V डैश इक्वल टू V बाई के, तो V डैश इक्वल टू V बाई के, V हो गया 100 और K की वैल्यू हो गई 6, तो इतने वोल्ट हो जाएगा नया वोल्टेज। ये है आपका डिसकनेक्टेड का केस। तो जब सप्लाई कनेक्टेड होती है तो आपने देखो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, डिसकनेक्टेड है ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जो ओरिजिनल वैल्यूज आपको दे रखी हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू आपको दे रखी हैं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अब सो आवर न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉमन पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल से क्या मतलब है आपका, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल से क्या मतलब है, ये कुछ अभी हमें देखना है बेटा यहाँ पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? देखो कॉन्सेप्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं वही चीज़ दोबारा बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर हैं, ये मेरा कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, और मैं ये मान के चलूँगी शुरू में V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, ये बात आप सभी जानते हो। कैन एनीबॉडी टेल मी बेटा? तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कहते हैं। रिमेंबर इट एवरीवन, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है एट विच द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द टू कंडक्टर्स kept at different potential stops। वो पोटेंशियल जहाँ पर दोनों कंडक्टर के बीच में चार्ज का फ्लो रुक जाता है, उस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बेटा सिर्फ ये है, क्या चार्ज भी स्टेज पर इक्वल रहेगा? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ज इस स्टेज पर दोनों के पास बराबर होगा। मान लीजिए इस पर फाइनल चार्ज Q1 है और इस पर फाइनल चार्ज Q2 है, हालांकि मुझे इसकी अभी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट सी होने वाली नहीं है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जो बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ समझने वाली है वो ये है, फाइनल पोटेंशियल दोनों पर सेम होगा, लेकिन सिस्टम का जो चार्ज है ना, चार्ज ऑफ द सिस्टम दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करने से पहले जितना था, कनेक्ट करने के बाद भी वही रहेगा। जो टोटल चार्ज था सिस्टम पर, मान लो पहले दोनों के पास मिला के टोटल चार्ज 100 कूलम था, तो कनेक्ट होने के बाद भी कॉमन पोटेंशियल पहुंचने के बाद भी वो 100 कूलम ही रहेगा, हालांकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। मान लो पहले Q1 की वैल्यू 60 थी, Q2 की वैल्यू 40 थी, हो सकता है बाद में Q1 30 रह जाए, Q2 70 रह जाए, लेकिन सम ऑफ द चार्ज दोनों बार कनेक्ट होने से पहले भी और कनेक्ट होने के बाद भी सेम रहेगा। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ये हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये फॉलो करेगा। तो अगर मैं इस बात के साथ चलूँ तो इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला बन गया। आप देखो, इसकी कैपेसिटी मान लो C1 है, इसकी कैपेसिटी है C2। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का टोटल चार्ज निकाल लेंगे हम लोग बिफोर कनेक्टिंग एंड आफ्टर कनेक्टिंग। बिफोर कनेक्टिंग देखो बेटा, कनेक्ट होने से पहले कितना चार्ज था, बिफोर कनेक्टिंग। अगर हम बिफोर कनेक्टिंग की बात करते हैं तो बताओ इससे, देखो Q इक्वल टू सी भी होता है भाई, Q इक्वल टू सी भी होता है। तो कनेक्ट होने से पहले पहले वाले कंडक्टर की कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1, तो चार्ज कितना हुआ, Q इक्वल टू C1 V1। तो पहले वाले पे चार्ज हो गया C1 V1 और दूसरे वाले पे चार्ज हो जाएगा C2 V2। तो ये हो गया टोटल चार्ज
on the system, remember it, on the system before connecting. Now total charge after connecting. कनेक्ट होने के बाद क्या होगा? अगर आप कनेक्ट होने के बाद सोचो तो देखो कैपेसिटी तो वही है दोनों की, लेकिन अब V1 भी चेंज हो गया V हो गया और V2 भी चेंज हो गया V हो गया है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल, ये चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV, C1V, और इसका हो जाएगा C2V, C1V प्लस C2V। ये हो गया इस सिस्टम का पोटेंशियल कनेक्ट होने के बाद। सॉरी बेटा, एक मिस्टेक हो गया, ये सभी देख लें। इस पर जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो ये C1V2 नहीं C1V1 होगा। यस, बिल्कुल, इट इज C1V1। ओके, so now apply the law of conservation of charge, and according to law of conservation of charge, total charge before and after will remain same। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो I can say C1V1 plus C2V2 इक्वल टू C1V plus C2V। इन दोनों में से V कॉमन ले लो तो C1 plus C2 आ जाएगा इंटू V। सो V कम्स आउट टू बी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो, एक मिनट पहले मैं बोल रहा हूँ बेटा, इसे ध्यान से सुनना। अगर आप इसे देखो C1V1 प्लस C2V2, ये टोटल चार्ज ही तो है सिस्टम पे, और C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटी हो गई। अगर आप इस फॉर्मूले से V देखो तो V इक्वल टू Q/C होता है, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो इस तरीके से आप कॉमन पोटेंशियल को पढ़ सकते हो। सो कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अगर आपको ऐसे याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये फॉर्मूला तो अब आपके पास है ही, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब दूसरी बात देखो, जब दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल पर जो रखे हुए हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं तो चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। सिस्टम में चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम का टोटल चार्ज पहले या बाद में सेम रहता है, लेकिन सिस्टम में टोटल एनर्जी पहले या बाद में सेम नहीं रहती, यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस शेयरिंग ऑफ चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को हम शेयरिंग ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो देखो, इसमें दो तरीके से मैं इस बात को डिस्कस करूंगा बेटा आपसे। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि जब दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल पर रखे हों और आप उन्हें आपस में कनेक्ट कर दें तो वहाँ लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ये प्रूव करके दीजिए। या दूसरे तरीके से ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि यहाँ कितना एनर्जी लॉस होता है। तो मैं दोनों बातें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और देखो, कैलकुलेशन बड़ी आसान है। आप पहले ना इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकाल लो, U1 एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² है। तो कनेक्ट होने से पहले इसके पास एनर्जी है हाफ C1V1² और इसके पास एनर्जी है हाफ C2V2²। ये तो है एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्टिंग। अब आफ्टर कनेक्टिंग देखो तो U इक्वल टू हाफ, अब मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख, चलो एक बार अलग लिख देता हूँ, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। इन दोनों में से देखो हाफ C कॉमन आ जाएगा, हाफ V कॉमन आ जाएगा, हाफ V² इंटू C1 प्लस C2। तो ये आपकी फाइनल एनर्जी हो गई। अब मैं इस फाइनल एनर्जी के फॉर्मूले में V की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो आप देखो U2 हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, मैं पहले लिख रहा हूँ C1 प्लस C2 इंटू V का स्केयर, इस पूरे का स्केयर करोगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्केयर। इस तरीके से आप देखो, मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स चलेगा, ये मैथमेटिक्स तो मैं आपकी जिम्मेवारी पर छोड़ूंगा। हल्का सा मैथ बता रहा हूँ। देखो, ये स्केयर में है, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 यहाँ कैंसिल होगा, तो वैल्यू बचेगी हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्केयर अपॉन C1 प्लस C2। ये फाइनल एनर्जी आ गई। अब आप यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, U1 माइनस U2 को निकालिए बेटा।
U1 की वैल्यू ये रही, सॉरी ये वाले हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस U2 की वैल्यू ये ऊपर बोर्ड पर है हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों का डिफरेंस आपने लिख दिया है। मैं बोर्ड पर ये जो चीज़ लिखी हुई है इसे रब कर रहा हूँ। ओके, अब आप जब इस मैथ को सोल्व करोगे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा, मैं सिर्फ एलसीएम शो कर रहा हूँ, 2 इंटू C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेना बेटा, ये मैथ की जिम्मेवारी आपकी छोड़ रहा हूँ। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतना सा मैथ तो आप कर लोगे बेटा, ये एलसीएम वाला मैथ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब ये मैथ बन गया आपका हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए दो तरीके से बोलूँ, पहले कोई पूछे बताओ भाई एनर्जी लॉस कितना होगा, तो आपका आंसर है ये हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस होगा। लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछे प्रूव करो कि हाँ ये वाकई एनर्जी लॉस है, यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है, तो आप देखो बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा समझो, अगर मैं आपको ये बता दूँ कि सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज़्यादा है, अगर किसी सिस्टम के पास पहली एनर्जी ज़्यादा हो बाद वाली एनर्जी से, तो इसका सीधा मतलब है कि भाई बाद में उसके बाद एनर्जी कम हो गई है, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी उसने लॉस की है। अब देखो जरा यहाँ इस मैथ को देखना जरा, C1 C2 पॉजिटिव है, C1 C2 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। V1 माइनस V2 देखो, वैसे तो हमने शुरू में V1 को V2 से बड़ा माना है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता V1 V2 से बड़ा है, V1 V2 से छोटा हो, कुछ भी हो, ये स्केयर है। स्केयर है तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका स्केयर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब U1 माइनस U2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स U1 इज ग्रेटर देन U2। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज, दिस इज व्हाट द प्रूफ हेयर। मैं इस एनर्जी लॉस को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये जो U1 माइनस U2 की वैल्यू आई है वो ये है जो आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इस स्क्रीन में देखो ये पूरा फैक्टर जो है ये तो सारा पॉजिटिव नज़र आ ही रहा है आपको, और ये ब्रैकेट में डिफरेंस है, माइनस है, लेकिन जब डिफरेंस है ना उसका स्केयर भी है। तो जब आप डिफरेंस का स्केयर करोगे तो वो डिफरेंस का स्केयर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि U1 माइनस U2 की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि U1 की वैल्यू U2 से बड़ी है, तभी तो ये U1 माइनस U2 ग्रेटर देन 0 आएगा। इट मीन्स इस सिस्टम के पास पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई। मतलब बहुत सीधा है कि सिस्टम में एनर्जी लॉस हो गया है। अगर कोई आपसे पूछे ये एनर्जी लॉस कहाँ गया, तो बेटा ज़रूरी नहीं है ये हमेशा हीट की फॉर्म में जाए। हाँ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पार्क और इन एनी अदर फॉर्म। ये कहीं भी जा सकता है ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज। हाँ, वन ऑफ द जो कन्वर्जन चीज़ है कि कहाँ जाएगा, तो ये पक्का है कि इनमें से एक तरीका इसका हीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट होने का रहेगा। अब जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आपका NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 2.11 है। इसमें दो फॉर्मूले जो अभी आपने डिराइव किए हैं ये मैंने आपके स्क्रीन पर आपको दिखा दिए हैं। दिस टू फॉर्मूलेज आर अपेयर्ड ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2.11। एक बार आप स्टेटमेंट देख लीजिए सभी। स्टेटमेंट ये है, अ 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर है 600 पिको फैराड का, C1 की वैल्यू 600 पिको फैराड है, इसको 200 वोल्ट पोटेंशियल तक इसको चार्ज किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 600 पिको फैराड। उसके बाद इसको एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा जिसकी वैल्यू भी 600 पिको फैराड है। बट रिमेंबर एग्जामिनर ने कहा है कि ये कैपेसिटर आपका अनचार्ज है, इसका मतलब इस पर कोई पोटेंशियल नहीं है, V2 की वैल्यू 0 है, यानी कि इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। द क्वेश्चन इज
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी। बताइए बेटा, आप कर सकोगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर सकोगे। हालांकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कॉमन पोटेंशियल नहीं पूछा है आपसे, सीधा क्वेश्चन है सिर्फ देखो C1 V1 C2 V2 इस फॉर्मूला में पुट कर दो, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो सीधा एनर्जी लॉस आ जाएगा। इज इट ओके? अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। और वो दूसरा तरीका क्या, ये सुनिए यहाँ से। द सेकेंड वे इज टू डू कि आप पहले V निकाल लो। देखो C1 V1 C2 V2 प्लस C2 आपको पता है, पहले आप V निकाल लोगे। जैसे ही आप V कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद आप इनिशियल एनर्जी अलग से निकाल लो, U1 अलग से निकाल लो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर फाइनल एनर्जी निकाल दो, U2 इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तरीका भी हो सकता है बेटा क्वेश्चन को करने का। अच्छा, आप सभी जानते हो ना पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻12, रिमेंबर इट। पिको फेराड मतलब 10⁻। यहाँ पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये बाई मिस्टेक V स्क्वायर लिखा गया था, और U2 निकाल लो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर पुटिंग द वेरियस वैल्यू इसका आंसर आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अगर आप सभी इसे नोट करना चाहते हो तो यू कैन नोट इट, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए।